आज पेपर हम देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर हुआ था 2018 के अंतर्गत जुलाई 2018। जुलाई 2018 के अंतर्गत एक पेपर हुआ था जो कि सीबीएसई के द्वारा उसमें लिया जाता था। आज हम उसको देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए थे। हालाँकि उसके बाद में पैटर्न चेंज हो गया है और नए पैटर्न के अनुसार भी कुछ पेपर लग चुके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आए थे सीबीएसई के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीए से अच्छा लेवल है, सीबीएसई का माना जाता है। अभी तक की हम बात करें, एनटीए का जो लेवल है उसका लेवल इतना अच्छा नहीं है जितना सीबीएसई का था। सीबीएसई बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछती थी और ये पेपर भी आप देखोगे सबसे बेहतरीन पेपर में से एक है सीबीएसई के द्वारा लिया गया। तो आज हम इसी को देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। हालाँकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन करने का एक पर्पज़ तो ये भी है कि हम समझ सकते हैं कि पैटर्न किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन करने का एक कारण ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, इसका हमें पता चल जाता है और हम जब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, तब हम इस बात को बार-बार ध्यान में रखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आस-पास क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमें इस विषय को यहाँ तक हमें पढ़ना होता है। ओके? दूसरा कारण ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाता है कि हम आखिर गलतियाँ कौन-सी करते हैं, ओके? कई बार हम सोचते हैं कि हम सभी क्वेश्चन सही कर लेंगे और हमसे कोई गलतियाँ नहीं होती है, लेकिन आप जब क्वेश्चन करने लगते हो, तो आपको अपनी गलतियों का पता चल जाता है और धीरे-धीरे आप उनमें सुधार करते हो, ओके? और तीसरा कारण ये भी है, जैसे-जैसे आप क्वेश्चन करते हो, तो आपको बहुत सारे नई बातें आपको सीखने को मिलती है, आपको नए-नए क्वेश्चन मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े, तो आप उनको भी अच्छे से देख सकते हो और जैसे कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, उसको आप गूगल पे सर्च करके आप उसको डिटेल से पढ़ लेते हो। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से कर लेते हो और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी आप काफ़ी कुछ जान जाते हो। और कोई भी एग्ज़ाम दो तो आप केवल उसी एग्ज़ाम से जुड़े क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम बात करें, तो इसके अलावा भी टीचर के एग्ज़ाम होते हैं, उनको भी देख लेना चाहिए। कई सारे स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम होते हैं, उनके पेपर को भी हमें देख लेना चाहिए। और पहले जो यूपीएससी के अंतर्गत एक पेपर लगता था ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट का, उसके जो क्वेश्चन आए वो भी हमें देख लेने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वही बनते हैं, क्वेश्चन नए तो आएँगे नहीं, ओके? जो क्वेश्चन बन चुके हैं लगभग वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कुछ ऑप्शन चेंज हो जाते हैं और कुछ में कुछ नई बातें ऐड कर दी जाती है, लेकिन आपको पुराने क्वेश्चन यदि आप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको पुरानी मिल जाती है, ओके? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो शुरू करते हैं, कि हम इसको किस प्रकार से हमें करना चाहिए क्वेश्चन को हमें और क्वेश्चन को करते समय हमें किन-किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कौटिल्य से जुड़ा हुआ है। इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा नीचे जो लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको उसको जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसमें 100 क्वेश्चन है, आज पूरे तो नहीं हो पाएँगे, हम 50 क्वेश्चन आज करेंगे और जो 50 क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास में हम कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कौटिल्य से जुड़ा हुआ है और इसमें पूछा गया है कि कथन सही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आता है लास्ट में, ये जो शब्द है उसको आप ठीक से पढ़ते नहीं हो कभी-कभी और आप गलतियाँ करते हो। तो सबसे पहला काम तो यही है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ये बात ठीक है। कि उनके द्वारा अच्छा काम किया गया था पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर। सेकंड ऑप्शन है इसमें, उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्येक व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित रखता है। ये बात भी ठीक है, ये एक रियलिस्टिक स्कॉलर थे और जब रियलिस्टिक स्कॉलर थे तो ये व्यवहार की बात करते हैं कि व्यवहार में हम अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कैसे हम कंटिन्यू करेंगे, उसको हम कैसे अच्छा चला सकते हैं। तो इस पर इनका काम किया गया इनके द्वारा। और तीसरा है, उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। ये तीसरा ऑप्शन है। इंग्लिश में आप देख सकते हो यहाँ पर।
तो इनको फाउंडर थोड़ी माना जाता है। नीति शास्त्र जो ट्रेडिशन है, उसका क्या उनको फाउंडर माना जाता है, ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है, पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की ज़रूरत पर जोर दिया। ये बात भी ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। तो ये बात थोड़ी-सी अलग आपको लगेगी और इसको आप आराम से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर विषय को डिटेल से पढ़ो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन अपने कॉमन सेंस से आप उन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से हो जाता है। जो आप पढ़ोगे ज़रूरी थोड़ी है वही क्वेश्चन आएँगे। कुछ क्वेश्चन तो आपको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना होगा और उसका प्रयोग करते हुए आपको क्वेश्चन को सही करना होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ये स्टेटमेंट है सेकंड में और इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ज़्यादा कर नहीं सकते। स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट है, इसमें आप क्या करोगे? इनका तो कोई स्टडी भी नहीं होता है। तो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि ये एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि ये भलाई के विचार पर वैज्ञानिक आक्रमण की एक शुरुआत बने। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है वो यूपीएससी में तो पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट देंगे और उसके नीचे बोल देंगे 100 वर्ड इसमें लिखिए, 150 लिखिए या 50 वर्ड लिखिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है डर्निंग डर्निंग का ये स्टेटमेंट है कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर हमें नहीं देता है कि ये एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि ये भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो ये इसमें डनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा ठीक लगे अपनी इच्छा अनुसार इनको टिक कर सकते हो। पढ़ भी नहीं सकते, इस प्रकार के कितने एक स्टेटमेंट आप पढ़ोगे? प्लेटो के अंतर्गत इतने सारे स्कॉलर ने काम किया है, तो आप कहाँ तक पढ़ोगे? ओके, एक सीमा तक हम पढ़ सकते हैं, यदि कोई सामान्य से स्टेटमेंट आता है तो उसको आप टिक कर सकते हो। लेकिन इसमें इतने स्टेटमेंट है, प्लेटो और अरिस्टोटल के अंतर्गत हम बात करें तो कई सारे स्कॉलर ने इस पर स्टेटमेंट दिए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से बनते हैं। तो सभी तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा है एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, वो आप पढ़िए और उससे बाहर जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप अपनी इच्छा अनुसार कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। तीसरा इसमें है, किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य, परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अरिस्टोटल का ये स्टेटमेंट है। यदि हम कालक्रम के अनुसार बात करें तो सबसे पहले क्या बनता है? एक परिवार का निर्माण होता है और परिवार जैसे-जैसे बनता है, परिवार की जो नीड्स है वो जैसे-जैसे बढ़ती है, तो उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं और सोसाइटी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। एक कॉम्प्लेक्स जैसे-जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, वैसे-वैसे हमें राज्य की भी आवश्यकता होती है। तो यदि आप कालक्रम की हम बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति, परिवार, इस प्रकार से एक समाज बनता है, समाज के बाद में एक राज्य का निर्माण होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि आप प्रकृति की बात करोगे, नेचर की हम बात करोगे, तो सबसे पहले राज्य आता है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि एक राज्य सबसे पहले आता है और राज्य के बाद में परिवार आता है। ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि वो थोड़े फिलोसॉफिकल टाइप में इनको बात करनी होती है। ऐसी सीधी-सीधी बात कोई भी ये नहीं करते हैं और इनको क्या करना होता है, जो राज्य है, राज्य के महत्व को भी ये स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि राज्य सबसे पहले आता है प्रकृति की दृष्टि से। ओके, तो राज्य का पहले का आने का कारण इसके पीछे आर्गुमेंट देते हैं कि राज्य क्या है, एक हमारे मानव की तरह है, हमारी जो शरीर है उसकी तरह ह्यूमन का जो बॉडी उसी प्रकार से एक राज्य होता है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति की तुलना हम हमारा जो शरीर है उसके विभिन्न अंगों से कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, शरीर तो सबसे पहले आता है। ऐसे थोड़ी हमारा हाथ पहले आ जाएगा, हमारा मुँह पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमारा शरीर आएगा और शरीर के साथ ही ये विभिन्न अंग जुड़े होते हैं। उसी प्रकार से राज्य सबसे पहले आता है और राज्य के बाद में ही व्यक्ति आता है, क्योंकि राज्य ही जब नहीं होगा तो व्यक्ति कहाँ से होंगे?
ओके, तो जैसे शरीर होता है वैसे राज्य होता है और हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं वैसे ही राज्य के विभिन्न अंग जैसे जिसमें हम व्यक्ति को हम शामिल करते हैं। तो राज्य और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर सबसे पहले आता है, शरीर के बिना हम व्यक्ति के अंगों की हम कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से व्यक्ति की कल्पना भी हम राज्य के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति का जो एग्जिस्टेंस है वो राज्य के अंतर्गत ही है। वैसे ही हमारे जो ऑर्गन है, कई सारे ऑर्गन है, उसका एग्जिस्टेंस है वो भी हमारी बॉडी के ऊपर ही निर्भर करता है। तो ये इस प्रकार से वो अपना तर्क देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है। लॉग के लिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपने अच्छा पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन अच्छा पढ़ने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे, ये मुझे पता है। क्योंकि इसमें 2 ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर गलत करने की संभावना बढ़ जाती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक से देखिए इसको। ओके, जब आप डीप स्टडी करते हो तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हो और उसके बाद भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें गलत होने की संभावना हो जाती है। तो क्वेश्चन पढ़िए आप। लॉग से जुड़ा हुआ है, लॉग का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है उसमें पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट है एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाता है। ध्यान से सबको देखिए, बारीकी से देखिए। दूसरा है संविदा, जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए। ओके, ये सभी स्टेटमेंट हमें सही लग रहे हैं। आगे है संविदा, जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रहते हैं। ओके, तो कई सारे अधिकार है जो हमारे नेचर के जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के साथ में हमें कई सारे अधिकार मिलते हैं, जिसमें वो संपत्ति की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं और स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो इस प्रकार के जो अधिकार है वो तो हमेशा रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे अधिकार है वो हम स्टेट को सौंप देते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। हाँ, संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती, ये भी ठीक बात है। जो जो रूल है, जो नेचुरल रूल है वो तो कंटिन्यू रहेंगे, वो हमेशा बने रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में इन सब पर कोई भी स्टॉप नहीं लगाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हमारे पास में जो कन्फ्यूजन वाले स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट हमारे पास में कन्फ्यूजन है और इन इन दोनों में हमें ऐसा लगता है कि इनमें से एक हो सकता है और ऐसा लग रहा है। ओके, तो इन दोनों के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। ओके, सबके बारे में इसको आप देखोगे तो सभी जो स्टेटमेंट आपको ऐसा लगेगा कि ये सभी सही ही तो होंगे। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है और सेकंड नंबर है संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। तो संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। ये बात ठीक है क्या? ये बात ठीक ही लग रही है कि संविदा एक बार हम कर देते हैं, तो उसके बाद में हमें कुछ चेंज नहीं करना होता है। एक जो व्यक्ति है, व्यक्ति आपस में मिलकर एक स्टेट का निर्माण कर लेते हैं। आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी होगी, जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक ने यहाँ पर अपना जो थ्योरी देते हैं, उसमें केवल इस बात को उल्लेख करते हैं कि एक मूल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, एक जो मूल है वो एक मूल क्या होता है? मूल संविदा होता है और इसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट बाद में किया जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले हालाँकि उन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया, लेकिन वो लिखते हैं कि पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो व्यक्ति आपस में मिलकर करते हैं और एक स्टेट का निर्माण करते हैं और उसके बाद में एक सरकार का निर्माण किया जाता है। तो एक रूप में हम कह सकते हैं कि एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसमें चेंज नहीं हो सकता। जो मूल कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में होता है, मूल जो संविदा इनके बीच में सबसे पहले होती है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ओके, हालाँकि जो सेबाइन अपनी बुक के अंतर्गत 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं और ज़्यादा हमें इनके बारे में पता नहीं चलता है। सेबाइन ज़रूर लिखते हैं कि 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है और जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें हम चेंज कर सकते हैं और जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा ही बना रहता है। तो जो मूल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो फर्स्ट ही है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम सही मानेंगे। और दूसरा है संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए, हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, ये स्टेटमेंट है। लेकिन जो बुक आप पढ़ोगे, सेवाइन आप बुक पढ़ोगे तो उसमें लिख रखा है मौन सहमति की बात करता है वो। ओके, हर बार सहमति तो देनी होगी, मौन सहमति देनी होगी। जब भी कोई सरकार बनती है तो आप उनको मौन सहमति दोगे ही। ओके, बिना सहमति के तो सरकार बनेगी नहीं।
तो मौन सहमति देनी होती है, तो ये जो स्टेटमेंट है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। सहमति देनी चाहिए, तो सहमति देनी चाहिए लेकिन वो मौन सहमति ज़रूर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो जाएगा बी आंसर, सीबीएसई ने इसका माना है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो फर्स्ट और जो सेकंड है ये दोनों ही कंफ्यूजन वाले हैं और कोई भी इनमें कंफ्यूज हो सकता है। ओके, कोई ए करेगा कोई बी करेगा, ऐसा इसमें हमें देखने को मिल रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने बात किया वैसा ये क्वेश्चन 5 नंबर है, रूसो से जुड़ा हुआ है। रूसो के अनुसार कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, ये इसमें पूछा गया है। पहला है व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बढ़ने के लिए वर्ण करने के निमित्त हिंदी देखिए इसमें कैसे गूगल ट्रांसलेट करके ये हिंदी देते हैं। पहले अभी हाल ही के अंदर की जो एनटीए ले रहा हूँ उसका हिंदी कुछ ठीक है पहले से, लेकिन जब सीबीएसई लेती थी तो इस प्रकार की जो पेपर है उनका हिंदी बिल्कुल ठीक नहीं। जैसे यूपीएससी में हम देखते हैं कि यूपीएससी के जो पेपर होते हैं उनका भी हिंदी अच्छा नहीं होता है, गूगल ट्रांसलेट करते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो भी नहीं समझ सकते जिनका हिंदी अच्छा होता है। तो हम जैसे जो सामान्य हैं उनको तो समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये पहला है स्टेटमेंट। सेकंड है इसमें गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। तीसरा है गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न हुई है और अंतिम में यहाँ पर गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। ओके, तो ये 4 स्टेटमेंट है हमारे पास में। तो रूसो के बारे में हम देखें 18th सेंचुरी की यदि हम बात करें, 18th सेंचुरी की हम बात करें तो ये एक ऐसा समय था जब मानव ज़्यादा से ज़्यादा तर्क का प्रयोग कर रहा था। कोई भी बात सही गलत बात है उसको भी सही ठहराने के लिए वो अपने तर्क का प्रयोग करते थे। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं भाजपा की गवर्नमेंट है या जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं अपनी सरकार को सबसे अच्छा बताने के लिए ऐसे-ऐसे तर्कों का प्रयोग करते हैं जिसको देख के हमें तो ज़रूर हँसी आती है। ओके, ऐसे-ऐसे अजीब-अजीब तर्कों का प्रयोग करते हैं। वो बोलते हैं हमारी सरकार अच्छी है, वो बोलते हैं हमारी सरकार अच्छी है। ओके, तो ऐसे तर्कों का प्रयोग करते हैं और 18th सेंचुरी के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि वो अपनी बात को सही ठहराने के लिए ऐसे ही तर्कों का प्रयोग करते थे और जिससे जो समुदाय या जो जो देश है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था और ये सब जो हो रहा था उस समय देश में 18th सेंचुरी के अंतर्गत, तो रूसो देख रहे थे कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक कृत्रिम होता है और क्या आर्टिफ़िशियल है और इससे मानव को काफ़ी नुकसान हो रहा है, मानव का जो फ्रीडम है वो इससे समाप्त हो गया। इस प्रकार के आर्गुमेंट का ये प्रयोग करते हैं अपनी बात को सही ठहराने के लिए। तो फिर वो अपनी एक थ्योरी देते हैं, कॉन्टेक्स्ट थ्योरी देते हैं और जिसमें वो बताते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से वो बताते हैं कि कुछ हम जो मानव है उनके अनुसार या उसके अंतर्गत एक प्रकार के जो भावनाएँ होती है वो आत्म प्रेम की भी होती है जिसमें वो खुद से प्रेम करता है। ओके, एक तो ये हो सकता है कि हम खुद से प्रेम करें, सेल्फ लव करें और एक प्रकार ये भी होता है कि वो परोपकारी हो जाए। ओके, वेलफेयर की बात करने लग जाए यानी अपने परिवार और अपना जो समाज है उसकी भलाई के लिए काम करे। एक टाइप से एक जो उसका इमोशन है, उसकी जो फीलिंग है वो एक प्रकार तो इस प्रकार से होती है तो वो खुद से प्रेम करता है। दूसरा इस प्रकार की होती है कि वो समाज से प्रेम करता है या अपने परिवार से प्रेम करता है। उसके बाद में क्या होता है, इसमें यहाँ लिख लीजिए कल्याण की भावना। उसके बाद में इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, और कॉन्फ्लिक्ट जब इन दोनों के बीच में होता है और कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि वो खुद से प्रेम करे ज़्यादा से ज़्यादा इसको महत्व दे या जो दूसरे के प्रति जो कल्याण की भावना परिवार के प्रति वो इसको महत्व दे। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में कॉन्शियसनेस आता है, चेतना आती है जो हमें ये नहीं बताती है, वो केवल जो सही है उसकी तरफ हमें आगे ले जाती है। इसको हमने अपनी जो वीडियो क्लासेस है उसमें डिटेल से हमने देखा था कि जो कॉन्शियसनेस है वो किस प्रकार से जो सही होता है, जो राइट है, उसकी तरफ आपको ले जाता है और उसके बाद में चेतना से भी सब कुछ काम पॉसिबल नहीं होता और एक समय के बाद में विवेक आ जाता है हमारे पास में। और इसके द्वारा हमें सही और गलत बताया जाता है कि क्या सही और क्या गलत है और उसके बाद में ही हम आर्गुमेंट उन सब का प्रयोग शुरू कर देते हैं। और एक समय के बाद में क्या होता है, इसको हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, विवेक को ही हम ज़्यादा महत्व देते हैं और ऐसे-ऐसे आर्गुमेंट का प्रयोग करते हैं जो कि सही नहीं होता है।
और जब व्यक्ति घमंडी हो जाता है, जब व्यक्ति को गौरव हो जाता है, प्राइडफुल हो जाता है, तब इसका प्रयोग ज़्यादा शुरू कर देता है, विवेक का प्रयोग करता है और ऐसे-ऐसे अपने आर्गुमेंट देता है, जिससे वो गलत बात को भी सही ठहराने का प्रयास करता है। तो इससे क्या एक आर्टिफ़िशियल सोसाइटी का निर्माण होता है और ऐसा ही समाज 18th सेंचुरी का होता है। तो इसमें वो बताते हैं कि जो आर्गुमेंट है, वो कहाँ से होते हैं, गौरव, तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हमारा जो प्राइड है, हम इस प्रकार से हो जाते हैं, हमारे अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि हम अपनी बात को सही ठहराने के लिए तर्क का प्रयोग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, गौरव तर्क को उत्प्रेरित ज़रूर करता है। इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। प्राइड डज़ नॉट सेड्यूस रीज़न, ओके। ये इसका इंग्लिश वाला आप देख सकते हो। ये 5 नंबर क्वेश्चन। एक ये स्टेटमेंट है, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। तो जैसे-जैसे हम तर्क का प्रयोग करते हैं, तो जो समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक प्रकार से हमारा जो इमोशंस है, वो कमज़ोर हो जाता है और हम केवल अपने लिए सोचना प्रारंभ करते हैं। जो हमारा सेल्फ लव है, जो इमोशन है सेल्फ लव का, वो प्रभावी हो जाता है और उसके अधीन रहकर ही हम गौरव को ज़्यादा महत्व देते हैं, तर्क का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जब हम करते हैं, तो हम एक आर्टिफ़िशियल सोसाइटी का निर्माण करते हैं, तो गौरव सहानुभूति से असंगत हो जाता है, इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं काम करता है। पहले हम इनके बीच में एक समन्वय रखते थे कि एक तरफ हम सेल्फ लव को भी महत्व देते थे और दूसरी तरफ जो वेलफेयर वाला है, जो सहानुभूति हम बोल सकते हैं, जो समाज के कल्याण वाला जो इमोशन हमारा रहता था, उसको भी हम बराबर महत्व देते थे। लेकिन जैसे-जैसे गौरव की भावना आई हमारे अंदर, हम ज़्यादा घमंडी हो गए, तो वैसे-वैसे समाज बन गया और हम अपने लॉजिक का प्रयोग किसके अधीन करते हैं, जो प्राइड है, जो गौरव है, उसके अधीन रहकर ही हम तर्क का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जेएस मिल से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार की क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट नंबर 1 को देखिए, स्टेटमेंट नंबर, ओके। और उसके बाद में रीज़न को देखिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है, इस बात को आप देखिए सबसे पहले, ओके। और दूसरा जो ऑप्शन दिया है, आपको रीज़न दिया है, उसको आप देखिए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, आपको ये देखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें ए सही होना चाहिए या बी सही होना चाहिए, 1 और 2 में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोनों स्टेटमेंट है, दोनों का हमें ठीक से पढ़ना है और उसके बाद में देखना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं? यदि सही नहीं है तो यहाँ से हम ऑप्शन टिक कर लेंगे, यदि एक सही है और आर गलत हो जाएगा तो यहाँ से हम 3 और 4 कर लेंगे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? यहाँ पर जब दोनों स्टेटमेंट और रीज़न जब दोनों सही होते हैं और उसके बाद में हमें ये देखना होता है कि उसका जो कारण दिया है वो सही है कि नहीं? अब हमें क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट हमने देख ली, उसके बाद में इस सेकंड वालों को हमें फ़ोकस करना है। इस सेकंड वाले पर हमें ध्यान देना है और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या इसका आधार यहीं पर आपको मिल रहा है? ओके, ये जो रीज़न है, क्या वो सही रीज़न है? इससे क्वेश्चन पूछिए। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है, बल्कि एक गुणवत्तापूर्वक आधार है और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप लेती है और उसका स्टेटमेंट क्या है? जेएस मिल के अनुसार इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है, ओके। तो क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या इसके कारण ये स्टेटमेंट आया है? ओके। जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम खाना खाते हैं और नीचे रीज़न लिख दिया कि भूख लगती है। तो अपने आप से पूछिए, क्या हमें भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं? तो ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक से बैठ रहा है, उसका रीज़न भी ठीक है, स्टेटमेंट दोनों ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार जो क्वेश्चन आते हैं उनको आराम से कर सकते हो। तो इसके अंतर्गत ए जो ऑप्शन है वो सही है। इसका स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, उसका जो रीज़न दिया गया है वो भी ठीक है और दोनों एक-दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जो ये नीचे वाला रीज़न दिया है, ये ठीक व्याख्या कर रहा है इसका, जो स्टेटमेंट हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है।
इसको हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है, आराम से वैसे ही हो जाता है। जैसे जैन धर्म है हमारे पास में और वैष्णव धर्म है, रस्किन और टोल्स्टॉय है और प्लेटो है। तो ये तो किसी कॉमन स्टूडेंट को भी पता होगा, कोई सामान्य सा स्टूडेंट है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल एक सोसाइटी में रहता है, तो उसको भी पता है कि जैन धर्म अहिंसा पर फोकस करता है। ओके। और जो अहिंसा का विचार है गांधी जी का वो यहीं से तो लेते हैं, जैन धर्म से तो लेते हैं वो। तो अहिंसा कहाँ से लिया गया है? ये जैन धर्म से लिया गया, तो ए में 4 हो जाएगा। देखो एक में आराम से हो गया। यदि ये भी नहीं पता है तो आप देखोगे कि औद्योगिक सभ्यता और निश्चित प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार। तो औद्योगिक सभ्यता की जो बात है वो क्या प्लेटो के द्वारा इस प्रकार की बात की जाएगी क्या? क्या वैष्णव धर्म में इस बारे में बताया जाएगा कि औद्योगिक सभ्यता तो अभी आई है, 16th सेंचुरी के अंतर्गत आई है, 17 सेंचुरी के अंतर्गत आई है। तो यहाँ पर वैष्णव धर्म भी इसके बारे में बात नहीं करेगा और प्लेटो भी कहाँ औद्योगिक सभ्यता की बातें वो करेंगे। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं रस्किन और टोल्स्टॉय इसका हो सकता है, तो सी के अंतर्गत सेकंड नंबर हो जाएगा। तो ये आप टिक कर सकते हो आराम से। और बच गया क्या? आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता, ये आपके पास में ऑप्शन है, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो कि आदर्शवाद और जो नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ जो चिंतन है वो हमें प्लेटो के जो विचार है उसमें मिलता है। तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसका जो बी आंसर है वो हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। किसने साप्ताहिक पत्रिका है, कर्मयोगी है और धर्म को शुरू किया? तो 8 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बेसिक्स पढ़ते हो तो आराम से हो जाएगा। श्री अरविंदो। श्री अरविंदो जो कि एक राष्ट्रवादी विचारक है, जो कि जुड़े हुए थे, जो उग्रवादी जो विचार है, जो विचारधारा चलती है कांग्रेस के अंतर्गत, उसी से जुड़े हुए थे। और जब कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन के बाद में 1907 में, तब कांग्रेस काफी कमजोर हो जाती है और ऐसे कमजोरी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज लोग इनको सबको जेल में डाल देते हैं। बाल गंगाधर तिलक हो गए, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले हो गए और ये श्री अरविंदो हो गए। तो कुछ को जेल में डाल दिया जाता है, कुछ इनको छोड़ ही देते हैं, राजनीति से बाहर चले जाते हैं, कुछ है कि बोलते हैं कि हम विदेशों में जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो सब अलग-अलग हो जाते हैं। ऐसे में श्री अरविंदो को जेल में डाल दिया जाता है, सूरत अधिवेशन के बाद में 1908 के आसपास, और फिर उनको जेल में रखा जाता है और ऐसी जेल में रखा जाता है जहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक रूम होता है और उसमें आपको बंद कर दिया जाता है। एक छोटी-सी खिड़की होती है, उसमें केवल रोशनी आती है और आपका काफ़ी लंबा समय वहाँ पर आपका बीतता है। तो ये क्या उसमें जो आध्यात्मिकता है उनकी प्रवृत्ति आ जाती है, ये फिलोसोफर हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इसमें हम नहीं आएँगे, और इससे वो बाहर चले जाते हैं और फिर वो एक फिलोसोफर बन जाते हैं, पौंडीचेरी जाते हैं और वहाँ पर आश्रम की स्थापना करते हैं और फिर इस प्रकार के काम करना शुरू कर देते हैं। ओके? तो ये सब है, इनसे जुड़ा हुआ है, अरविंदो से जुड़ा हुआ है, साप्ताहिक पत्रिका है, कर्मयोगी है, धर्म है, इन सबको शुरू अरविंदो के द्वारा ही किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 भी कितना प्यारा क्वेश्चन है। डिटेल से यदि किसी ने एमएन रॉय को पढ़ा है तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन, एमएन रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। शुरू में वो मार्क्सिस्ट स्कॉलर जरूर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में नव मानवतावाद की वो अवधारणा देते हैं, जिसमें वो मानव को सेंटर में रखते हैं। ओके, मानव की भलाई के लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं और इसी के आधार पर इनका पूरा का पूरा फिलोसफी रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एमन रॉय मार्क्स का जो इतिहासवाद का जो भौतिकवादी व्याख्या है उसको वो स्वीकार नहीं करते। उसका कारण ये है कि ये फिक्स रूल बना देते हैं कि आगे आने वाला जो सोसाइटी इस प्रकार का होगा। वो फिक्स बना देते हैं कि अभी इस प्रकार का समाज है, एक्स समाज है, और आगे आने वाला जो समाज है वो वाई होगा, यानी साम्यवाद की स्थापना आ जाएगी। इस प्रकार से पहले समाजवाद आएगा और समाजवाद के बाद में साम्यवाद आ जाएगा, और इससे पहले क्या है, पूंजीवाद है। तो इस प्रकार का रूल बना देते हैं मार्क्सवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के द्वारा, और इसका आधार क्या, भौतिकवादी व्याख्या करते हैं वो इतिहास की, कि पहले पूंजीवाद आएगा, फिर समाजवाद आएगा और फिर साम्यवाद आएगा। इस प्रकार से एक फिक्स पैटर्न वो बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर एम एन रॉय कहते हैं कि मानव का जो मानव है
वो कितना डेवलपमेंट करेगा, किस प्रकार से चेंज करेगा, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे अभी हमारा जो माइंड इस प्रकार से काम कर रहा है, इस प्रकार का हमारी सोसाइटी हमने बनाया है, लेकिन एक समय के बाद में ये हो सकता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है हमारा, जो हम कितना विकास कर सकते हैं, हम हमारे के द्वारा जो सभ्यता है उनका किस प्रकार से विकास किया जाएगा, किस प्रकार से उद्योगों का निर्माण होगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो आगे आने वाली व्यवस्था है जो आपने बताई है, वो उसी प्रकार की होगी। आप इसको नहीं समझ सकते, आपके पास में तो इतना रैशनैलिटी नहीं है, आपके पास इतना विवेक नहीं है कि आप इस पूरे पूरे सिस्टम को समझ सको, ओके? तो एक किसी फिक्स पैटर्न पर आप नहीं चल सकते, तो उसके और भी कई सारे कारण बताते हैं और उनमें से ही ये एक है कि वो भौतिकवादी जो व्याख्या है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, ओके? डिटेल से हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना काफ़ी है समझने के लिए। और उसके बाद में इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व है, ओके? निर्धारणवाद की हमने बात की, एक फिक्स जो पैटर्न है, उसी को तो हम निर्धारणवाद कह सकते हैं। फिक्स पैटर्न चल रहा है, उसका समर्थन है इस व्याख्या में किया जाता है। इसलिए वो इस व्याख्या को वो स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? उसमें क्या है निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व है। इस जो कॉन्सेप्ट दिया था मार्क्स का, जो इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या है उसमें, ये इसके अनुसार दिया था। तो इसलिए इनको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है, इसका ये आंसर हो जाएगा 9th नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग और इसका रिपोर्ट आता है और इसी से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो किसने कही कि मेमनोन से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं, ओके? तो ऐसा कहा गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये 1953 के अंतर्गत बनता है। इसमें 3 लोग होते हैं, जिसमें फजल अली होते हैं, इसके अलावा कुंजरू होते हैं, पाणिकर होते हैं, तो कई सारे इसमें लोग होते हैं, 3 लोग मुख्य रूप से होते हैं। तो इनके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आती है 2 साल के बाद में, यानी 1955 के अंतर्गत रिपोर्ट आती है और वो कहते हैं कि ठीक है, भाषा के आधार पर आप स्टेट का निर्माण कर सकते हो, लेकिन एक भाषा के आधार पर नहीं। हर भाषा के आधार पर एक राज्य का आप निर्माण नहीं कर सकते हो। भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फ़ॉर्मूला है वो एक भाषा, एक राज्य नहीं हो सकता। यदि आप राज्य का निर्माण कर रहे हो तो किसी भाषा के आधार पर कर रहे हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आप भाषा के आधार पे करोगे। एक भाषा और एक राज्य का आप निर्माण करते जाओगे तो इंडिया के अंतर्गत इतनी सारी भाषाएँ हैं, तो इतने सारे राज्यों का निर्माण आप नहीं करोगे। आप यदि किसी स्टेट का निर्माण करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे जैसे यदि हम बात करें तो इससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। यदि आप निर्माण कर रहे हो तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इससे देश की जो एकता है और सुरक्षा है, वो बनी रहना चाहिए। देश का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो बनी रहनी चाहिए, यानी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार हो जाए और आप अपना जो स्टेट है उसका बेहतर रूप से उसको बना सके, अच्छा प्रशासन आप कर सके। और इसके अलावा जो भाषा है और सांस्कृतिक जो एकरूपता की बात की जाती है, उनमें भी एक समन्वय होना चाहिए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर सकते हो, लेकिन एक भाषा, एक राज्य के आधार पर नहीं। तो ये सब बातें यहाँ पर की जाती है। फज़ल अली आयोग कमीशन जो बनाया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़ा हुआ, तो इनमें ये सब बातें डिटेल से की जाती है। तो 3 स्कॉलर हैं या हम बोल सकते हैं 3 सदस्य हैं इसमें। के एम पाणिकर इसमें हैं, एच एन कुंजरू इसमें रहते हैं और एक सदस्य की हमने बात किया फजल अली। तो ये 3 सदस्य इसमें रहते हैं और इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और यहीं से ये स्टेटमेंट भी आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? ये पूछा गया है इसमें 11 नंबर में और इसके अंतर्गत कौन सा सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपताओं और नियमितताओं से जुड़े होते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये तो इसकी विशेषता है ही।
तीसरा है उत्तर व्यवहारवादी कार्यवाही एक्शन और रेलेवेंस से जुड़ा हुआ है, ये बात भी ठीक है। प्रासंगिकता और कार्य की बात उनके द्वारा की जाती है। और चौथा है यहाँ पर उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है, होलिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं है। इन सब में तो सबको हम शामिल करते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और नेट के सिलेबस में तो ये नहीं है अभी। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद ये सब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से हटा दिया गया है। हालाँकि जो और कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें तो इनको शामिल किया गया है। और आपका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि नेट हम क्यों करते हैं? नेट का एग्ज़ाम इसलिए तो देते हैं कि हम जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है वो हम सब बन जाएँ। हालाँकि एक उद्देश्य तो पीएचडी करना तो होता है, लेकिन जो अंतिम उद्देश्य है वो तो हमारा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में चयनित होना ही होता है, ओके? तो ये सब भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन करने में आसानी हो सकती है, कहीं न कहीं कोई पॉइंट्स इससे जुड़ा हुआ एग्ज़ाम में आ सकता है, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ओके? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं है तो आप इसको एकदम छोड़ दो। हालाँकि अभी केवल नेट की तैयारी कर रहे हो तो एक बार छोड़ सकते हो, लेकिन अदर एग्ज़ाम भी आपको देने हैं तो इनको आपको पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर डी हो जाएगा। आयशा बर्लिन का क्वेश्चन है, जो एक न्यू लिबरल स्कॉलर है। स्वतंत्रता के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर आयशा बर्लिन ने। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर रिवाइवल से ऊपर है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका रिवाइवल किस प्रकार से होता है उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और स्टेटमेंट पूछा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ओके, तो पहला इसमें राजनीतिक समाज में विद्यमान रहते हैं जहाँ उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन में सेकंड नंबर स्टेटमेंट है यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और आदमी के जिज्ञासु तरह के राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन जो 4th नंबर है, उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह था, तो ऐसा कुछ संदेह इनको नहीं होता है और ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार की क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक स्टेटमेंट पूछ लिया गया एक बार फिर से। और इस पेपर में स्टेटमेंट बहुत पूछे हैं, कई सारे जो स्कॉलर है उनके बारे में पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। ये सब बातें बहुत सारी इस पेपर में हम देखेंगे, जब हम 100 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे तब हमें ये सब बातें पता चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 के अंतर्गत किसने कहा परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, ओके, कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो जॉन रॉल्स का स्टेटमेंट है और ये भी आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर यदि आप इन पर फोकस करोगे थोड़ा-सा, परस्पर फायदा के लिए एक सहकारी उद्यम, तो ये फ्रेडरिक हाइक है, रॉबर्ट नोजिक है, वो तो इस प्रकार की बातें संभव नहीं है कि वो इस प्रकार की बातें कर लें। और कार्ल मार्क्स इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो जॉन रॉल्स इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। पीडीएफ इसका डाल दिया जाएगा जहाँ से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। और एक आर्टिकल है ये द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, इसके द्वारा ये दिया गया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर और ये दिया गया है आर्नोजे के द्वारा। आर्नोजिक जो कि जॉन लॉक का जो थ्योरी है उसको रिवाइवल करते हैं और अपना कुछ थ्योरी देते हैं और कुछ आर्टिकल भी लिखते हैं। और इसी में से एक आर्टिकल है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, तो ये दिया गया है आर्नोजिक के द्वारा, ये लिखा गया है। तो आपको ये भी करना होता है कि जब भी कोई इस प्रकार की क्वेश्चन आप कर रहे हो तो एक ऐसी नोटबुक आपको रखना चाहिए जहाँ पर आप पॉइंट्स लिख सके, ओके? ऐसे वन लाइनर में लिख सकते हो कि दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, उसके आगे ऐसा लगा देना चाहिए आर नोजी के द्वारा ये लिखा गया है। और उसके आगे ऐसे लिख सकते हो कि समुदायवादी विचारक नहीं है या है, ओके, समुदाय विचारक उसमें लिख सकते हो, 4-5 स्कॉलर ऐसे लिख सकते हो। तो वन लाइनर क्वेश्चन इस प्रकार से बनाओगे तो आप अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हो। तो आगे इसमें समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो मैकिन्टियर को हम पढ़ते हैं, इन सब की वीडियो रखे हैं यूट्यूब पर, माइकल सैंडल हम पढ़ते हैं, माइकल वाल्जर को हम पढ़ते हैं,
फ्रेडरिक हाइक को हम नहीं पढ़ते हैं, ये क्या है, न्यू लिबरल स्कॉलर है ये तो, और ये सभी कम्युनिटेरियनिज्म से जुड़े हुए हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिना पढ़े ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर है सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उसकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो, किसी कोई भी आधार हो सकता है उसमें आपको इस प्रकार का सिस्टम यदि आपके देश में है तो आप उसमें खड़े हो सकते हो, भाग ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी है इसमें, सॉरी, तीसरा ऑप्शन है सभी नागरिकों के पास में एक मत अवश्य होना चाहिए। और 4th नंबर है राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति, एक मान होता है। तो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, तो ये सभी विशेषताएं लोकतंत्र की है, तो इसका 4th नंबर सही हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है। गलतियां हम करते हैं और सभी ऐसे ही नाम है, जस्टिस से जुड़े हुए नाम है, लेकिन फिर भी आप यदि एक बुक का भी आपको पता है या एक दो दो का भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कम से कम 2 बुक का आपको पता होना चाहिए। तो ठीक-ठाक है, यदि आपने पढ़ा है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ब्रायन बेरी एक स्कॉलर है, सुसन मॉलर ओकिन जो कि एक फेमिनिस्ट स्कॉलर है। इतना भी यदि आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। ओके, तो बी से आप 3 मिला सकते हो। ओके, तो 50-50 में आप जा सकते हो यदि आप बेसिक्स भी लगाओगे, यदि आपको बुक भी पता नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि ये एक फेमिनिस्ट स्कॉलर है, तो हार मत मानिए, जब भी क्वेश्चन कीजिए आप अंतिम तक कीजिए, दिमाग का प्रयोग कीजिए, कहीं न कहीं कुछ तो मिलेगा जो आपने पढ़ा है। क्वेश्चन है अलग से कहाँ से आएगा, जो पढ़ा है वहीं से तो क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा-सा दिमाग का प्रयोग कीजिए और 50-50 में भी आप जा पाते हैं किसी क्वेश्चन में, तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन सही होने की संभावनाएँ वहाँ पर बढ़ जाती है। और यदि हम बात करें अमर्त्य सेन की हम बात करें तो इसका तो कोई भी बता सकता है ये, और इसमें दिया भी गया है। तो आपको ये पता चल जाता है कि सी के अंतर्गत 2 होगा नहीं, आइडिया ऑफ जस्टिस, तो आपके पास में 3 ऑप्शन है और आपको ये भी पता है कि बी के अंतर्गत थर्ड हो जाएगा और उसके बाद में आपको एक और पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन 50-50 में आप इस क्वेश्चन में जा सकते हो। तो 17 नंबर है इसमें, ब्रायन बेरी का जो बुक है वो है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ओके, और इसका आंसर हो जाएगा 17 के अंतर्गत आंसर हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर है। इनको भी आप नोट कर सकते हो। ओके, वन लाइनर में मैंने बताया तो इनका 4 बुक है। ओके, 4 बुक हो गए और इधर 4 स्कॉलर हो गए। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन कहीं न कहीं इनसे बुक तो पूछा जाएगा। अमर्त्य सेन का बुक पूछा ही जाता है, सुसन मॉलर ओकिन का बुक कई बार पूछा जाता है। तो यदि इनका आपको बुक पता होगा, तो आप आराम से कर सकते हो। चारों बुक पूछना ज़रूरी थोड़ी है, 1-2 बुक ही पूछेगा तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उस प्रकार से आपको एक अलग से रजिस्टर रखना चाहिए जहाँ पर आपको इन सबको लिख लेना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये भी तो होता है, ऐसे थोड़ी इनको करते जा रहे हो और ये आपने पढ़ा भी नहीं है और याद भी नहीं किया। ये सब तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसने क्या-क्या कहा है और ये सब आपको लिख लेना चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं अभी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, मार्क्स का जो सरप्लस वैल्यू है उसके बारे में पूछा गया है और कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला है ये रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है, तो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है उनको तो रिकार्डो का पता ही नहीं होता है। ओके, एडम स्मिथ को तो वो थोड़ा बहुत जान लेते हैं, लेकिन रिकार्डो का जो सिद्धांत है उसको तो वो नहीं जान पाते। तो ये तो नया नाम आ जाएगा आपके लिए और आप इसको सही करोगे, गलत करोगे ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन रिकार्डो का जो सिद्धांत है लेबर के ऊपर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते थे उसको अपने ग्रेजुएशन के अंतर्गत। ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि जो किसी भी वस्तु का जो उत्पादन है, वो 4 पर निर्भर करता है। पहला श्रम के ऊपर लेबर हो जाएगा, दूसरा है पूँजी, श्रम हो जाएगा यहाँ पर, एक हो जाएगा पूँजी हो जाएगा और एक हो जाएगा संगठन हो जाएगा। तो ये 3, इनमें सबसे प्रमुख कौन-सा होता है? श्रम होता है। तो
जो रिकार्डो है वो तो ये कहते हैं कि श्रम है, पूँजी है, संगठन है, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसी भी वस्तु के निर्माण में। लेकिन इसको ही थोड़ा-सा और डिटेल से वो बताते हैं, कार्ल मार्क्स बताते हैं कि श्रम का मुख्य रूप से योगदान होता है। श्रम के अलावा यदि आप पूँजी और संगठन की आप बात कर रहे हो, तो उनका इतना बड़ा योगदान नहीं होता है, इसलिए आपको जो भी करना है, आपको श्रम के ऊपर करना होगा, जो भी आपको काम करना हो, श्रम के ऊपर करना होगा। इसके अलावा आपको काम नहीं करना चाहिए। तो एक हम बात कर रहे हैं श्रम की, हम बात कर रहे हैं पूँजी की, हम बात कर रहे हैं संगठन की, हम बात कर रहे हैं और एक और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो हो जाएगा भूमि। हाँ, ये रह गया। तो भूमि, पूँजी, श्रम और संगठन इन सब से ही किसी वस्तु का निर्माण होता है, ये बात कहते हैं रिकार्डो। और इसी को आगे वो डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी के अंदर का जो सरप्लस थ्योरी है वो इसी में एक्सप्लेन करते हैं कि जो पूँजी है, भूमि और संगठन है, इनका योगदान बाद में होता है। मेन जो योगदान है वो श्रम का होता है। इसलिए श्रम के द्वारा जो भी किया जाता है, ओके, तो श्रम के द्वारा जो भी किया जाता है उसको उनका मूल्य मिलना चाहिए। और मेन किसी वस्तु के जो कीमत का निर्धारण है वो श्रम के द्वारा ही होना चाहिए। इन सब बातों को डिटेल से यहाँ पर कार्ल मार्क्स भी बताते हैं और सबसे पहले रिकार्डो भी बताते हैं। और रिकार्डो के जो कॉन्सेप्ट है, जो कि लिबरल क्लासिकल लिबरलिज़्म से जुड़े हुए रिकार्डो भी, ओके, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी हम पढ़ते थे इनको, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनको पढ़ते थे। तो इनके द्वारा ये सब कहा गया और इसी को थोड़ा-सा डिटेल से बता देते हैं कि श्रम के पर मेन फोकस हमें करना चाहिए क्योंकि वस्तु का उत्पादन करने में जो लेबर है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। तो पहला स्टेटमेंट है, ये रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ए इसमें हो जाएगा, ओके। इसको तो आप हटा सकते हो। सेकंड है श्रम शक्ति, श्रम की जो श्रमिक है उसके मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के ऊपर निर्भर है। तंत्रिका के जो बराबर है, ये बात भी ठीक ही लग रही है हमें। ओके, जो बी नंबर स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, अभी हमने बात किया। और तीसरा है प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, जब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि श्रम पर ही निर्भर करता है, तो ये समानुपाती कैसे नहीं होगा? इसी बात को तो सरप्लस वैल्यू की का जो थ्योरी है, उसमें यही तो वो बताते हैं। ओके, तो सी नंबर इसमें हटा दीजिए। सी नंबर किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें है तो ये हट जाएगा और ये आंसर हो जाएगा हमारा ए बी। ओके, और लास्ट है इसमें उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे, कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में आवश्यक भुगतान किया जाना चाहिए। यही इनका सरप्लस वैल्यू है। तो 3 पॉइंट से आपको सरप्लस वैल्यू एक्सप्लेन हो रही है, अलग से कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। सरप्लस वैल्यू क्या है? उसमें आप 3 पॉइंट ऐड कीजिए, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इसी से तो सरप्लस वैल्यू बन जाएगा कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेनिन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये और इसमें पूछा गया है सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति की पहले और बाद में जन साधारण का मार्गदर्शन करता है, क्या ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है? ये बात बिल्कुल ठीक है। जो ए स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। और सेकंड नंबर है यहाँ पर पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत, जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना। मध्यवर्ती चरण, ऐसा तो कुछ उन्होंने कहा ही नहीं। वो तो एक अंतिम चरण मानते हैं, जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद का एक अंतिम चरण होते हैं। इस प्रकार से वो बुक भी लिखते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। तो जहाँ पर बी आया वो गलत हो जाएगा, बी इसमें आया ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे। तो ऑप्शन नंबर सी है फिर दुनिया के पहले सरवारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और डी ऑप्शन इनका क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए सी डी इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एक साधारण सा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, यदि ठीक ठाक आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। विचारधारा की विशेषताएं कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? एक राजनीतिक आस्था प्रणाली एक विचारधारा है, उसका किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल किसी ना किसी विचार के प्रति कोई ना कोई पॉलिटिकल आइडिया हो सकता है जिसके प्रति वो अपना आस्था रखता है, यानी उसका झुकाव होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है।
दूसरा है राजनीतिक विचारों का एक कार्यवाही उन्मुख समुच्चय, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, और ये भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट है वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते हैं, उसको तो हम विचारधारा नहीं कहेंगे, क्योंकि इस विचारधारा के अंतर्गत उसको आप डिफाइन करोगे तो उसका किसी ना किसी इंटरेस्ट होता है, किसी क्लास हो सकता है, एक बड़ा ग्रुप हो सकता है, उसके इंटरेस्ट को बताने के लिए तो एक आइडियोलॉजी का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये जो डी नंबर है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर विचारधारा की विशेषता नहीं है, तो ये एक विचारधारा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 21। 21 फिर से स्टेटमेंट है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों के रूप में हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है? तो इसका आंसर है 3 नंबर, इसका आंसर है। यदि हम इसको डिटेल से पढ़ें, जैसे इनको आप डिटेल से पढ़ना शुरू करोगे, इसको आप पढ़ना शुरू करोगे, इनको पढ़ना शुरू करोगे और इनको पढ़ना शुरू करोगे, तब तो आप इन प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जैसे कोई रूसो से जुड़ा हुआ कोई स्टेटमेंट आ गया और आपके पास में ऑप्शन मिल गए होब्स, लॉक, रूसो, तो आप उसको आराम से कर सकते हो, कैसा भी स्टेटमेंट आए, क्योंकि आपने इन सबको डिटेल से पढ़ा है। और जब आप किसी थिंकर को डिटेल से पढ़ लेते हो, तो उनसे जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट आए, वो आप कर सकते हो। आप पहचान सकते हो कि इस प्रकार का जो विचार है तो उन्होंने दिया, लेकिन इन सभी को हमारे लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आर्गुमेंट को तो हम फिर भी पढ़ते ही हैं, लेकिन आगे जो है इनको हम पढ़ते नहीं ज़्यादा। तो इसका आंसर है वो 3 नंबर, इसका सही आंसर है। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें बुक पूछा गया है द प्रेसिडेंटियल रिपब्लिक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर ए, इसका आंसर सही होगा। जीन ब्लोंडेल के द्वारा ये बुक लिखी गई है, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बुक। 22 क्वेश्चन हो गए, और अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, केवल 30 क्वेश्चन ही करते हैं आज, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा फिर। 23 नंबर क्वेश्चन हम अभी करते हैं, और इसमें पूछा गया है, वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निगम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। यानी जो इनपुट स्ट्रक्चर और आउटपुट स्ट्रक्चर ये बात करते हैं, इनके बीच में साम्यता कब होगी? तो इस सिस्टम अप्रोच है, इनके बीच में एक साम्यता की बात इसमें की जाती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा है सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परत निर्देश के रूप में की जाती है, यानी इस स्टेटस को आप लिख सकते हैं, स्टेटस क्यू। ओके, तो इस रूप में इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। जब भी हम सिस्टम अप्रोच पढ़ते हैं डेविडेशन के द्वारा, तो वो अपना जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो ये कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, एक फिक्स स्ट्रक्चर है और उसके अंतर्गत ही वो अपना आउटपुट और जो इनपुट मॉडल वो देते हैं। ओके, तो इनके बीच में क्या है, स्टेटस को होना चाहिए। इसकी आलोचना भी इसी आधार पर की जाती है कि इसमें एक फिक्स स्ट्रक्चर को मान लिया जाता है और उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट को दिया जाता है, सिस्टम थ्योरी को। तो इसकी आलोचना भी ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का ये इनके बीच में एक अच्छा संबंध हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जो कारण दिया गया वो सही नहीं है, इस कारण से इनके बीच में ये जो साम्यता है वो नहीं होती है। ओके, तो ये भी आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, बी नंबर इसका सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है आलमंड से जुड़ा हुआ है, और इंटरेस्ट जो ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन। और इसका जो आंसर है वो सीबीएसई ने कुछ नहीं माना, इसको कैंसिल कर दिया था इस क्वेश्चन को। ओके, तो हम भी इसको कैंसिल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? काफी टफ क्वेश्चन है ये। चार्टिस्ट आंदोलन है, फिलाडेल्फिया है, और ये तो कोई भी कर सकता है। फिलाडेल्फिया ने अमेरिका की आजादी से जुड़ा हुआ घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया जाता है, यही क्वेश्चन है। ओके, 1787, और जिसको अप्लाई किया जाता है 1789 के अंतर्गत। तो ये सम्मेलन 1787 के अंतर्गत होता है, तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा 3 ऑप्शन है जो कि सामान्यतः कोई पढ़ता नहीं है इनको। चार्टिस्ट आंदोलन भी यदि कोई ठीक से स्टडी करता है
वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो इसको कर सकता है, लेकिन अभी एनटीए के नेट में तो ये सिलेबस में नहीं है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अदर एग्जाम में तो ये हमें पढ़ना ही होता है, तो इसको भी आप देख लीजिए। अदर एग्जाम में तो आएगा ही। तो चार्टिस्ट आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? इंग्लैंड में पोरुस जो मद संग्रह है उसकी डिमांड की जाती है, और मेफ्लावर समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता उत्पादन। ओके, तो ये स्टेटमेंट, ये जो थर्ड नंबर है वो सही नहीं है, और बाकी सभी सही है। 1832 का जो सुधार अधिनियम है वो ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। 1832 का सुधार अधिनियम, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसमें गलत हो जाएगा, और ये क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन में से एक है, जो कि करना पॉसिबल नहीं होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं, ये आज़ाद हो गए तो एक तरह से वो फिर से गुलामी की ओर चले गए थे, जिसको हम न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं। नव उपनिवेशवाद की शुरुआत हो जाती है एशिया और अफ्रीका जैसे राष्ट्रों के अंतर्गत। तो इनको आज़ादी मिल गई, लेकिन इनके पास कोई रिसोर्सेज तो होते हैं, लेकिन वो इनका प्रयोग करना नहीं जानते, या जो विकसित राष्ट्र है वो इनके रिसोर्सेज सभी सब के सब ले जाते हैं, और इन राष्ट्रों के बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। एक देश के अंतर्गत भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ऐसे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्याख्या कर रहा है क्या इसके कारण ये स्वतंत्र हुए हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। एशिया और अफ्रीका की जो राष्ट्र है वो इसलिए आज़ाद थोड़ी हुए, ये जो स्टेटमेंट है इसलिए थोड़ी आज़ाद हुए हैं। ओके, तो हमें ये ठीक से हमें नहीं लग रहा है, तो इसका जो आंसर है वो हम सेकंड नंबर इसका आंसर कर देंगे। तो ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज पीटर एच मार्केल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, ये एसपी हंटिंगटन, ये तो फिर भी हम कर सकते हैं। ओके, क्या इनके द्वारा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? क्योंकि हंटिंगटन को हम डिटेल से हम पढ़ते भी हैं अपनी कंसेप्ट के अंतर्गत, थ्योरी के अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं, आईआर में भी हम पढ़ते हैं। तो आपको ये बुक आपको नहीं दिखाई देगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, तो आप थोड़ा-सा ध्यान लगाओगे। ऐसा नहीं है कि इसको देखते ही घबरा जाओगे कि ये क्या आ गए, फाइनर आ गए, मैक्रिडिस आ गए, मर्केल आ गए, तो ये तो अजीब-अजीब नाम आ गए, लेकिन आप इसको कर सकते हो यदि थोड़ा-सा दिमाग शांत रखते हुए करते हो। तो ये भी आंसर हो जाएगा हमारा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो टुडे है, वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया के बारे में जो सिस्टम को एनालिसिस करते हैं, वो है आरसी मैक्रिडिस। ओके, तो ये भी ठीक है। द मैन ऑन द हॉर्सबैक, सैमुअल फाइनर का कॉन्सेप्ट, और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज पीटर एच मर्केल हो जाएगा। और जो सेकंड नंबर आंसर है वो, सॉरी, जो सेकंड नंबर ऑप्शन है 27 के अंतर्गत, वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। 28 नंबर क्रांति से जुड़ा हुआ है, आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम कर सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन यहाँ हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर भी क्रांति क्या होती है? क्रांति के द्वारा संविधान में चेंज किया जाता है, या तो कोई नया संविधान ही बना लिया हो, या जो संविधान है उसको हम पूरा पूरा हम चेंज करेंगे। बड़ा बिग चेंज इसमें किया जाता है। ओके, रेडिकल चेंज की बातें इसमें की जाती है। तो संविधान के अंतर्गत परिवर्तन किया जाएगा। दूसरा है, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जब भी कोई क्रांति होता है तो लोग चेंज हो जाते हैं, जो रूल करने वाले जो रूलर है वो भी इसमें चेंज हो जाएंगे, तो इसको भी हम ठीक करेंगे। और राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद, ये अभी हम छोड़ देते हैं। और अंतिम हमारा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन होता है, ये भी एक ऑप्शन हमारे पास में। और राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद हो जाता है, इंग्लिश में क्या दिया है ये? ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और ये दिया वन रूलिंग एलिट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। कितना आसान दिया है इंग्लिश में, और हिंदी में कैसे कैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर, जो कि सभी ऑप्शन ठीक है, सभी आसान ऑप्शन है।
और इसको भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, एकात्मक प्रणाली, साधारण सा क्वेश्चन है ये भी। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सर्वाधिक प्रभावी होता है। जो एकात्मक जो प्रणाली होती है, यूनिटरी यदि सिस्टम की हम बात करें किसी देश में होता है, जैसे ब्रिटेन इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहेगी, क्योंकि पावर किसी एक के पास में होती है, सेंटर के पास में यहाँ पर पावर होती है। तो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को हम बना सकते हैं, डिसीजन हम तेज गति से इसमें ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को दे दी जाती है। अपनी जो पावर है, पावर का ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया जाता है। कुछ-कुछ पावर जो स्थानीय स्तर पर है या प्रांतीय होते हैं, प्रोविंस होते हैं, उनको कुछ पावर दे दी जाती है। उसका कारण क्या है कि प्रशासन करने में हमें सुविधा हो। तो ब्रिटेन के अंतर्गत जो पावर दी जाती है जो स्टेट को, वो भी तो इसी आधार पर दी जाती है कि हमें प्रशासन करने में आसानी हो जाए। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाता है या किसी कानून का निर्माण किया जाता है, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्या होता है, एकल होता है, एक ही होता है। और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ संविधान से अपनी शक्तियाँ नहीं प्राप्त करती है, संविधान से ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं करती है। ये जो शक्तियाँ हैं, वो सेंटर से वो प्राप्त करती है। जैसे ये एक संविधान हो गए यहाँ पर, और संविधान अपनी शक्तियाँ किसको देता है, केंद्र को देता है, और केंद्र अपनी जो कुछ शक्तियाँ हैं वो प्रांत को दे सकता है यदि चाहे तो। क्यों देता है, प्रशासन करने में आसानी हो। ओके, प्रशासन करने में आसानी हो, इसलिए प्रांत को भी कुछ शक्तियाँ यहाँ पर दे दी जाती है। तो चारों ही सही है, इसमें ABCD इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस पेपर के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन है, काफ़ी हमें दिमाग उसमें लगाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, यदि आप शांत दिमाग से उनको करोगे, तो आप कर सकते हो। हर पेपर में ऐसा ही होता है, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ आसान होते हैं, और जब आपका माइंड खराब होता है, तो ये इस प्रकार के जो आसान क्वेश्चन है, वो भी आपके गलत हो जाते हैं। तो माइंड को थोड़ा शांत रखिए आप एग्ज़ाम में। जैसे ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन में हम बोलते हैं, इसमें आप क्या करोगे? आप 27 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं अमेरिका के अंतर्गत, उन सबको याद करोगे तभी तो ये क्वेश्चन हो सकता है, और काफ़ी डिटेल से यदि आपने उन अमेंडमेंट को पढ़ा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन है यहाँ पर है 30 नंबर है, विधि की समीक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन दिया गया है ABCD, यानी इस प्रकार की जो प्रोसेस अमेरिका में वो किसके द्वारा लाई गई थी, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो चौथा दिया, पांचवा दिया, 14वां दिया, और 16वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ओके, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो इसका, इसमें दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें देखने हैं, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो शुरू के जो 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शुरू के अमेरिका के अंतर्गत हुए, वो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं, और हम ऐसा करते हैं फिर कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए, तो ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है। ओके, शुरू के जो 10 आर्टिकल है उसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो कि इसमें शामिल किया गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत। तो आप इसको कैसे करोगे, यदि ठीक से आपने देखा, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा है, तभी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो बहुत ऐसे ढूँढ-ढूँढ के CBSE क्वेश्चन इनको ला रहा है कि कितना हम टफ क्वेश्चन हम दे सकते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है B और C, इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां और 14वां संशोधन, इसी प्रकार से जुड़े हुए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। तो आज के लिए 30 क्वेश्चन काफ़ी, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, सबको हमें समझना ही है, तभी हमें ठीक से देखना होगा, तभी तो हम इस प्रकार की क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। ओके, तो टाइम हमारे पास में रहता है, तो हम डिटेल से ही इनको पढ़ रहे हैं। इसका PDF आपको मिल ही जाएगा नीचे, जहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो कंटिन्यू करेंगे हम, अगली क्लास 31 से हम देखेंगे, और जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही हम कर लेंगे।